Alright guys, so welcome to JEE Academy by Acumen। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन जो हमारे एसएससी जेई में एक्सपेक्टेड है। देखिए, एट द टाइम ऑफ शूटिंग दिस वीडियो, जिस समय ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, आज से ठीक 6 दिन बाद आपका एसएससी जेई का सीबीटी 1 है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने ये सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का थ्योरी ऑफ मशीन का बिल्कुल ही नहीं हाथ लगाया है, और वो स्टूडेंट्स जो एक क्विक रिवीजन चाहते हैं, वो इस सेशन को देखेंगे तो उनको आपको फायदा मिलेगा। आइए, तो यहाँ पे हम बहुत जल्दी जल्दी ये बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमारे एसएससी जेई में रिपीट होते हैं और किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो थ्योरी ऑफ मशीन का देखिए, सबसे पहला टॉपिक होता है सिंपल मैकेनिज्म। ठीक है, सिंपल मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें आप लोगों से इस चैप्टर में पूछी जा सकती है। तो पहला चीज़ आपसे पूछी जाती है, देखिए ये जो चैप्टर है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि भाई टाइप्स ऑफ लिंक क्या होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लिंक पे गाइस देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ लिंक क्या होते हैं, एक होता है रिजिड लिंक, एक होता है आपका फ्लेक्सिबल लिंक, ठीक है, और एक होता है आपका फ्लूइड लिंक। ठीक है, एक होता है आपका फ्लूइड लिंक। सो गाइस, जो फ्लूइड होता है वो भी एक लिंक की तरीके से डील किया जा सकता है। जैसे अगर आप देखो तो हम बचपन से ये चीज पढ़ते आते हैं। देखिए क्या पढ़ते आते हैं कि सर अगर हमको कोई वेट को रेस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फोर्स लगा सकते हैं। भाई कोई हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक रैम लगभग इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहाँ पे बीच में आपका क्या होता है, यहाँ पे बीच में हमारा क्या होता है, कोई ऑयल या कोई फ्लूइड आपका यहाँ पे रहता है। तो फ्लूइड का इस्तेमाल भी पावर और मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लिंक में पूछते हैं कि भाई आपका फ्लूइड लिंक, ठीक है, क्या फ्लूइड एक लिंक की तरह काम कर सकता है? तो हाँ जी, एक लिंक की तरीके से काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो पावर और मोशन ट्रांसमिट करता है, माने वो एक रेजिस्टेंट बॉडी होता है। देखिए इन दो शब्दों का ख्याल रखिए, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे पूछा जाता है कि फ्लूइड भी आपका एक टाइप ऑफ लिंक है। आइए दूसरी बात यहाँ से करता है आपसे कि भाई टाइप्स ऑफ पेयर क्या होती हैं। ठीक है, बहुत क्विकली हम चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पेयर्स जो होती हैं बेटा, वो 3 तरीके से क्लासिफाई की जा सकती हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन, एक ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, और एक ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजर। ठीक है, तो क्लोजर वाले को छोड़ो, वो उतना नहीं पूछा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन देखिए, एक होता है टर्निंग पेयर, ठीक, जिसको आप रिवॉल्यूट पेयर के नाम से भी जानते हो। ठीक है, एक होता है आपका स्लाइडिंग पेयर, ओके, एक होता है आपका रोलिंग पेयर। ठीक है बेटा, एक होता है आपका नट एंड स्क्रू पेयर, नट एंड स्क्रू पेयर, और एक होता है आपका स्फेरिकल पेयर, एक होता है हमारा स्फेरिकल पेयर। ठीक है बेटा, अब इसके जो एग्जाम्पल्स है, देखिए कभी भी अगर 2 लिंक के बीच में पिन जॉइंट होगा तो आप इसको क्या बोलते हो, आप टर्निंग पेयर या रिवॉल्यूट पेयर बोलते हो। स्लाइडिंग पेयर आप जानते हैं भैया, अगर एक स्लाइडर किसी सरफेस के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, आप वो बोलोगे स्लाइडिंग पेयर। ठीक है, अगर रोलिंग की बात करें तो अगर कोई लिंक किसी दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में, अगर कोई लिंक किसी दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में एक रोलिंग मोशन में है, अगर कोई लिंक किसी दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में रोलिंग मोशन में है, तो रोलिंग मोशन जो होगा वहां पे रोलिंग पेयर बनेगा। जैसे बॉल एंड रोलर बेयरिंग, बॉल एंड रोलर बेयरिंग। ठीक है बेटा, ठीक है, नट एंड स्क्रू पे जैसे लीड स्क्रू आपका लेथ में होता है, नट स्क्रू हम सब जानते ही हैं। स्फेरिकल पेयर, तो स्फेरिकल पेयर देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिए कई बार पहचान कौन
के क्वेश्चंस में आपको ये पूछा जाता है। पहचान कौन के क्वेश्चन बेटा क्या होते हैं? पहचान कौन के क्वेश्चन कौन होते हैं कि भैया जैसे मैच द फॉलोइंग, एक लिस्ट दे दी, दूसरी लिस्ट दे दी, बताओ कौन सा किसके साथ मैच करेगा। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देखिए बॉल का नाम सुन करके सबको लगता है कि साहब ये रोलिंग पेयर होगा, तो बेटा ये रोलिंग पेयर नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है आपका स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर मतलब 3D रोटेशन, 3 डायमेंशनल रोटेशन अगर आप कर सकते हो तो वो आपका स्फेरिकल पेयर कहलाता है। तो एक एग्जांपल होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये जो कार मिरर, बाइक मिरर, ये सब भी होते हैं, ये आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरीके से ही होते हैं, यानी स्फेरिकल पेयर की तरीके से होते हैं। ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ये बेटा हमारी बॉडी में भी होता है। ठीक है, हमारा हिप जॉइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो भगवान ने हमारी बॉडी में कैसे पेयर दिए हुए? स्फेरिकल पेयर दिए हुए। अब एक बात और इसके बारे में कि भैया इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी होती है बेटा? डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो ये हो गया स्फेरिकल पेयर। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखेंगे, देखिए दूसरे तरीके से अगर आप पेयर्स बनाएं तो एक होती है लोअर पेयर, एक होती है हायर पेयर। वैसे तो एक और होती है रैपिंग पेयर, लेकिन फिलहाल आपको उससे मतलब नहीं है। तो जो लोअर पेयर होती है उसमें क्या होता है? उसमें होता है सरफेस कांटेक्ट। अगर दो लिंक के बीच में जो कांटेक्ट है वो सरफेस कांटेक्ट है तो आप उसको लोअर पेयर बोलते हैं। अगर दो लिंक के बीच में पॉइंट या फिर लाइन कांटेक्ट है तो आप उसको क्या बोलते हो? आप उसको बोलते हो हायर पेयर। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो आपका जो पेयर्स होते हैं, ये पेयर्स में ये जो टर्निंग पेयर है ये क्या है? ये आपका लोअर पेयर है क्योंकि इसमें सरफेस कांटेक्ट होता है। स्लाइडिंग पेयर में आपकी लोअर पेयर है क्योंकि सरफेस कांटेक्ट होता है। रोलिंग पेयर में आपका हायर पेयर है क्योंकि पॉइंट या लाइन कांटेक्ट होता है। नट एंड स्क्रू पेयर में लोअर पेयर है और स्फेरिकल पेयर भी आपकी लोअर पेयर होती है। देखिए पिन जॉइंट समझ करके पॉइंट ना समझ लेना, समझ में आ रहा है? तो पिन जॉइंट तो होता है लेकिन बेटा वो पॉइंट कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका सरफेस कांटेक्ट ही रहता है। क्लियर है बेटा? तो लोअर पेयर, हायर पेयर केवल रोलिंग पेयर है, बाकी सब आपकी लोअर पेयर्स होती है। गेटिंग माय पॉइंट? अब एक चीज का ख्याल रखेंगे बेटा, जो हमारी हायर पेयर होती है उसमें पॉइंट या लाइन कांटेक्ट होता है, लोअर पेयर में सरफेस कांटेक्ट होता है। और काइनामेटिक्स की दुनिया में, देखिए काइनामेटिक्स की दुनिया जब मैं बोलता हूं तो काइनामेटिक्स की दुनिया का मतलब है मोशन। ठीक है, तो मोशन की दुनिया में एक हायर पेयर जो होता है वो दो लोअर पेयर के बराबर का काम करता है। वन हायर पेयर इज इक्विवेलेंट टू टू लोअर पेयर। इसका क्या मतलब है कि कहीं पर भी अगर दो लोअर पेयर आपकी लगी हुई है तो वो दो लोअर पेयर मिलके जो इफेक्ट कॉज करेंगी उतना इफेक्ट एक अकेला हायर पेयर आपको कॉज करके दे देगा। आई होप इट इज फाइन टू एवरीवन। आइए तो ये हो गया भैया टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर के बारे में। ठीक है, अब आते हैं जरा बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखो दो तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। एक होता है 3 डायमेंशनल। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? ये सब जानने का अभी समय हमारा चला गया। ठीक है, अभी इस सेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम वो बात करें जैसे लास्ट मोमेंट पे जो हम रिवीजन कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। तो अगर मैं 3 डायमेंशन में बात करूं तो देखिए मान लीजिए हमारे पास एक एक्स, वाई और जेड, एक हमारे पास प्लेन है और इस पे क्या है, हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, और ये जो बॉडी है बेटा, ये बॉडी एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकती है। और कितने प्लेन है? 3 प्लेन है, तो 3 प्लेन में रोटेट कर सकती है। यानी अगर एक बॉडी एक 3 डायमेंशनल स्पेस में है, अगर एक बॉडी एक 3 डायमेंशनल स्पेस में है तो इसके पास क्या है? इसके पास 3 तो ट्रांसलेशन है और 3 इसके पास रोटेशन है। ठीक है, यानी इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6। इसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक बॉडी जो स्पेस में फ्री है उसके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है बेटा? इसके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इज दैट फाइन बेटा? प्लीज आंसर मी, बताइए। ठीक है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास कितनी है? 6 है। देखो अगर आप प्रोडक्शन पढ़ते हो तो उसमें 12 बताता है। वो 12 कैसे काउंट करता है? देखो प्लस एक्स माइनस एक्स, उसको 2 बना देता है। थ्योरी ऑफ मशीन में ये 1 काउंट होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम कितनी है? 6 है। अब मान लीजिए, देखिए इससे कैसे अब आपको थोड़ा अंदाज लगाना पड़ेगा। जैसे अभी हमने पीछे स्फेरिकल पेयर की बात की,
तो स्फेरिकल पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 क्यों थी? डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 क्यों थी? क्योंकि भैया स्फेरिकल पेयर के पास 3 रोटेशन थी, ठीक है। तो 6 में से 3 रोटेशन थी, तो 3 ट्रांसलेशन नहीं थी। इसका मतलब हुआ भाई अगर हमारा स्फेरिकल पेयर 3 डायमेंशनल रोटेशन कर सकता है, मतलब ये ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। अब ट्रांसलेशन नहीं कर सकता तो 6 में से 3 माइनस हो गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बच गई 3। तो अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर किसी बॉडी की निकालने की कोशिश करूं 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे 6 माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स, और कई बार इसको आप ऐसा भी कहते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 6 माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। इसको आप कई बार डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट्स भी बोलते हो। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि एक सिलेंड्रिकल पेयर है, कैसी पेयर है? सिलेंड्रिकल पेयर, ठीक है। कई बार इसका क्वेश्चन इस तरीके से बनाता है कि एक आपका क्या है, अ सिलेंड्रिकल वर्कपीस इन वी ब्लॉक, एक आपका सिलेंड्रिकल वर्कपीस है वी ब्लॉक में। तो अगर आपका सिलेंड्रिकल वर्कपीस है एक वी ब्लॉक में, एक सिलेंड्रिकल वर्कपीस है एक आपका वी ब्लॉक में, तो इस वी ब्लॉक में जो हमारा सिलेंड्रिकल वर्कपीस है वो कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। तो अगर आप सोचे, देखिए ये एक वी ब्लॉक है और यहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ है, तो ये सिलेंड्रिकल वर्कपीस जो है ये आपका ट्रांसलेट कर सकता है और ये आपका रोटेट कर सकता है। इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर एक आपका हुक लगा होता है, एक तरीके से एक जॉइंट लगा होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये ऊपर नहीं जा सकता, ये इधर नहीं जा सकता, ये केवल ट्रांसलेट कर सकता है इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन लाइक दिस, और रोटेट कर सकता है लाइक दिस, मतलब ऐसा जैसे ये मैं अपनी पेन को रोटेट करा रहा हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई बेटा? डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 2। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मोशन है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट कितना है? डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट है हमारा 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सवाल पूछता है, ठीक है। आइए, अब ये तो हो गई इसकी बात। अब आते हैं मैकेनिज्म की बात। डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ऑफ अ मैकेनिज्म, किसी मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए, अगर आप लिंक्स को कुछ इस तरीके से जोड़े कि पहला लिंक और आखिरी लिंक आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है, तो उसको आप एक चेन बोल सकते हैं। और वो चेन मैकेनिज्म कब बन जाएगी? वो चेन मैकेनिज्म कब बन जाएगी? जब उस चेन में हमें एक रिक्वायर्ड आउटपुट मिलने लगेगा फ्रॉम रिक्वायर्ड इनपुट, ठीक है। किसी गिवन इनपुट पे जब हमें कुछ आउटपुट मिलने लग जाए किसी चेन में, तो वो क्या बन जाती है? मैकेनिज्म बन जाती है। तो अगर मैं बोलूं कि हमारे पास चेन थी, देखिए लिंक्स थे, तो लिंक से हमने लिंक को जोड़ जोड़ करके चेन बना दी। चेन मतलब क्या होता है भाई? दुनिया में कोई भी चेन हो, अगर पहली कड़ी और आखिरी कड़ी आपस में मिल जाती है तो उसको आप चेन बोलने लग जाते हो। तो अगर किसी चेन में हम किसी चेन में एक लिंक को फिक्स कर दें, तो वो क्या बन जाएगा बेटा? वो बन जाएगा आपका मैकेनिज्म। वो क्या बन जाएगा बेटा? वो बन जाता है आपका मैकेनिज्म, ठीक है। तो चेन से मैकेनिज्म बनाने के लिए आप किसी एक लिंक को फिक्स कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? ठीक है। तो अब हमें निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मैकेनिज्म। किसी मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? F इज इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H, 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H, ठीक है। तो L यहाँ पे क्या है? L है आपका नंबर ऑफ लिंक्स, ठीक है। J क्या है? J है आपका नंबर ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। H क्या है? H है आपकी नंबर ऑफ हायर पेयर्स। तो किसी मैकेनिज्म में अगर आपको क्या निकालना है? अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो लिंक सही काउंट करिए, ज्वाइंट सही काउंट करिए और हायर पेयर सही काउंट करिए। बस एक ट्विस्ट है यहाँ पे। क्या ट्विस्ट है कि ये जो ज्वाइंट आपको लेने होते हैं, ये ज्वाइंट आपके बाइनरी ज्वाइंट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? ये आपके बाइनरी ज्वाइंट्स होने चाहिए। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय बाइनरी ज्वाइंट? तो अगर मेरे पास 2 लिंक्स हैं, अगर मेरे पास किसी ज्वाइंट पे 2 लिंक कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखूं एक
लिंक स्लाइड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स लिंक, तो ये क्या होगा, ये होगा एक बाइनरी। ये क्या होगा, ये होगा एक बाइनरी। तो जहां पर भी दो लिंक आपस में कनेक्ट करते हैं उसको आप बाइनरी बोलते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ बाइनरी काउंट करके लिखना है, ठीक है। तो अगर दो लिंक कनेक्टेड है तो क्या हुआ, ये हुआ एक बाइनरी, ठीक है। इसको आप बाइनरी ज्वाइन बोलते हो। क्या बोलते हैं, इसको आप बाइनरी ज्वाइन बोलते हो। अगर मान लीजिए हमारे तीन लिंक कनेक्ट होते हैं, अगर मान लीजिए आपके तीन लिंक कनेक्ट होते हैं तो इसको आप बोलते हो टर्नरी ज्वाइन। और अगर आपके चार लिंक्स कनेक्ट होते हैं तो इसको आप बोलते हो क्वाटर्नरी ज्वाइन। क्या बोलते हैं बेटा आप इसको बोलते हैं क्वाटर्नरी ज्वाइन। तो एक बाइनरी, ठीक है, एक टर्नरी बराबर किसका होता है, एक टर्नरी बराबर होता है दो बाइनरी, और एक क्वाटर्नरी बराबर होता है तीन बाइनरी, ठीक है बेटा। तो क्या हो गया, एक बाइनरी, दो बाइनरी और तीन बाइनरी। अंडरस्टूड है ना। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो भाई आप जब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो ज्वाइन काउंटिंग के वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बाइनरी ज्वाइंस में काउंट करना है। आइए चलिए कुछ केसेस देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है, एक लिंक फिक्स करना पड़ेगा। तो जो लिंक फिक्स होता है उसको जनरली अपन वन नाम दे देते हैं। तो मान लेते हैं ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिंक काउंट करूं तो लिंक कितने होंगे, तीन होंगे। ज्वाइन काउंट करूं तो ज्वाइन कितने होंगे, ज्वाइंट होंगे यहाँ पे एक बाइनरी, ठीक। यहाँ देखो दो लिंक कनेक्ट कर रहे हैं, एक बाइनरी, यहाँ दो लिंक कनेक्ट कर रहे हैं तो एक बाइनरी। तो ज्वाइन कितने हो गए बेटा, तीन बाइनरी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे, और हमारा हायर पेयर कितना है साहब, हायर पेयर 0 है। यहाँ पे कोई भी आपका क्या है, कोई भी आपका हायर पेयर नहीं है, सारे के सारे लोअर पेयर है। तो यहाँ पे अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो कितना हो रहा है, 3l - 1 - 2j - h, यानी f कितना हुआ, 3l - 1 - 2j - h, यानी कितना हो गया, 0 हो गया। याद रखिए कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 0 आ जाए तो इसी का नामकरण आप कर देते हो स्ट्रक्चर। ये क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाता है आपका स्ट्रक्चर। कभी भी अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 निकल के आ जाए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 निकल के आ जाए तो आप इसका नाम दे देते हो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या चीज होती है, जिसमें कोई मोशन नहीं होता। तो अगर कभी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 निकल आए तो इसमें आपका कोई मोशन नहीं होगा। आइए अब अगर हम बात करें इसके 1 2 3 4, मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके का एक मैकेनिज्म है 1 2 3 एंड 4। तो अगर यहाँ पे मैं लिंक्स काउंट करूं तो लिंक कितने हो गए, 4 हो गए। अगर हम ज्वाइंट काउंट करें तो ज्वाइंट कितने हो गए, ये हो गया एक बाइनरी, ठीक। यहाँ ये हो गया आपका एक बाइनरी। अब देखो कई लोग यहाँ पे सोचने लग जाते हैं कि सर यहाँ से 3 लाइन निकल रही है तो ये टर्नरी होना चाहिए। अरे नहीं रे भाई, तो बाइनरी मतलब क्या है, जहां दो लिंक कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस ज्वाइंट पे देखो 2 और 4 दो लिंक कनेक्ट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं लाइन नहीं निकलनी, लिंक्स के कनेक्शन देखने। तो इस ज्वाइंट पे 2 और 4 जुड़ रहा है। जब इस ज्वाइंट पे 2 और 4 जुड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये है हमारा एक बाइनरी। यहाँ पे क्या है, ये हो गया हमारा एक बाइनरी। यहाँ क्या है, ये है हमारा एक बाइनरी। यहाँ क्या है, ये है हमारा एक बाइनरी। तो ज्वाइंट क्या है, ज्वाइंट है 5। ज्वाइंट क्या है, ज्वाइंट है 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ, 3l - 1 - 2j, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3l - 4 - 1 - 2 × 5, कितना हो गया बेटा, -1। अब आप कहोगे और सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम -1 आ गई, -1 आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा कभी भी निगेटिव आ जाए तो इसका नामकरण आप क्या कर देते हो, इसको बोल देते हो आप सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर मतलब ऐसी चीज जिसमें रिजिडिटी ज्यादा है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर से ज्यादा रिजिडिटी है तो सुपर स्ट्रक्चर। जैसे एक मैन है और एक सुपरमैन है, मैन से ज्यादा अगर ताकत है तो वो सुपरमैन हो गया। उसी तरीके से स्ट्रक्चर से ज्यादा ताकत है तो वो क्या हो गया, सुपर स्ट्रक्चर हो गया। मुद्दे की बात क्या है, कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा अगर आपकी निगेटिव आ जाए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निगेटिव आने से आप क्या कर सकते हो कि भाई आप कह सकते हो कि हमारा जो चीज है वो क्या हो गई, वो सुपर स्ट्रक्चर हो गई। आई होप इट इज फाइन टू एवरीवन। आइए तीसरे केस पे चलते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरीके का हिसाब है, लाइक दिस, ठीक। मान लो 1 2 3 4।
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करिए, फिर से करते हैं। तो ये हो गया 1 बाइनरी, ये हो गया 1 बाइनरी, ये हो गया 1 बाइनरी, ये हो गया 1 बाइनरी। तो कितने हो गए भैया, ये हो गए 4 बाइनरी। ठीक है, तो लिंक कितने हो गए 4, ज्वाइन कितने हो गए 4। फॉर्मूले में फिट कर दीजिए F इज इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J, यानी F इज इक्वल टू 3 4 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 4, कितना हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई बेटा 1। अगर कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 निकल जाए तो आप इसको बोलिए काइनेमेटिक चेन, आप इसको बोलिए काइनेमेटिक चेन। ओके, कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 होती है तो आप उसको क्या बोल देते हो, काइनेमेटिक चेन बोल देते हो। आइए चलिए जरा इसका निकालिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। आइए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे गाइस, निकालिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए। एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए, निकालिए बेटा। इतने मैंने पसीना भी पोंछ लिया, बहुत पसीने आते हैं, है ना। तो भाई इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आप लोग कहेंगे सर गरीब हो क्या, एसी वैसी नहीं लगे। अरे हाँ भाई गरीब तो है लेकिन एसी लगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। बस क्या है कि बॉडी में इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इनर्शिया ज़्यादा होने से क्या होता है, पसीना आता है ना। आइए बात करते हैं। तो ये है, अगर इसको हम बोलें तो इसका नाम है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। इसमें क्या क्या होता है, एक सिलेंडर, स्लाइडर, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक। अभी आगे चल के इसकी और बेहतर तरीके से बात करेंगे। अब देखो, अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी केस में निकालनी है तो इस बात का ख्याल रखना है कि सर हमसे क्या हो, लिंक गलत काउंट ना हो, ज्वाइन गलत काउंट ना हो। अगर लिंक गलत काउंट नहीं हुए, ज्वाइन गलत काउंट नहीं हुए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा सही निकल के आएगी। तो भाई लिंक देखिए कितना है, जो फिक्स है उसको 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए, 3 बोल दीजिए, 4 बोल दीजिए, 1 बोल दीजिए। क्योंकि ये दोनों फिक्स है तो इसको अपन 1 ही बोलते हैं, ठीक है। तो लिंक कितने हो गए, 4 हो गए। ज्वाइन की बात करते हैं बेटा, तो अगर मैं ज्वाइन की बात करूं तो हमें 1 और 2 के बीच में एक बाइनरी दिखता है, ठीक है। 2 और 1 में एक बाइनरी कनेक्ट है। अरे सर ये कहाँ से बाइनरी आया, तो देखिए ये जो स्लाइडिंग पेयर होती है ना बेटा, ये स्लाइडिंग पेयर हम बहुत भूल जाते हैं। तो जब हम स्लाइडिंग पेयर बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं तो उसका खास ख्याल रखिए। तो ये क्या है, ये 1 बाइनरी, ये 1 बाइनरी, इसका 1 बाइनरी एक इधर, एक 1 बाइनरी इधर। तो टोटल हमारे बाइनरी कितने हो गए, 4 हो गए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गई, 1 आ गई। यानी ये भी एक काइनेमेटिक चेन है। ये भी क्या है, ये है एक काइनेमेटिक चेन। कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गई तो इसको आप रख देते हैं काइनेमेटिक चेन, नाम रख देना है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो काइनेमेटिक चेन का मतलब क्या होता है, काइनेमेटिक चेन से डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 का तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य ये है कि जब आप कोई एक प्रकार का इनपुट दोगे तो हमेशा एक ही प्रकार का आपको आउटपुट मिलेगा। इसको अपन कहते हैं कि भैया ये काइनेमेटिक चेन हो गई। आइए आगे बात करते हैं, एक और केस पे आते हैं और एक होमवर्क देता हूं आपको। इसको आप क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कमेंट में बताएंगे कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकल के आई, ठीक है बेटा। एक इसको कर लेंगे, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकल करके आई है ये आपने बताना है। और एक और कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं फिर इसको एक वीडियो बना करके आपको पोस्ट कर दूंगा एक आध दिन के अंदर, और आप फिर बता सकते हैं कि सर हमारा सही निकला है कि गलत निकला है। चलिए ये 2 प्रॉब्लम में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है। देखो ये जो ऐसा हैचिंग हो जाता है ना, ये जो ऐसा हैचिंग हो जाता है, इस हैचिंग से हमारा क्या मतलब है, इस हैचिंग से हमारा क्या मतलब है। जब भी देखो ऐसा बन जाए, कई बार इसको किसी एक कलर से भर भी देता है, तो कभी भी अगर ऐसा हो जाए बेटा, कभी भी अगर ऐसा हो जाए तो इसको पूरा एक लिंक आप काउंट करेंगे। तो बेटा ये 2 क्वेश्चन आपको करके बताने हैं इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट करेंगे, आपको मैं कमेंट पर रिप्लाई भी दे दूंगा, और अगर लगेगा तो मैं आपको इसका वीडियो बना करके डाल भी दूंगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी कुछ हद तक समझ में आई। चलिए एक केस और देखते हैं, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। SSC JEE में आया हुई बात है ये। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो लिंक कितने हो गए बेटा, लिंक हो गए 5, ठीक है, लिंक हो गए 5। ज्वाइन कितना हो गया, ज्वाइंट हो गया आपका, देखो एक बाइनरी, एक बाइनरी, एक बाइनरी, एक बाइनरी और एक और बाइनरी,
ठीक है, तो ज्वाइन कितने हो गए, 5 हो गए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई बेटा, ये हो गई 3l माइनस 1 माइनस 2j माइनस h, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई 3 इंटू 5 माइनस 1 यानी माइनस 2 इंटू 5 कितनी हो गई बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 2। तो बेटा ध्यान रखिए, कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर ग्रेटर देन 1 आती है तो इसको आप बोलते हो अनकंस्ट्रेन्ड चेन। भाई चेन तो ये भी है लेकिन अनकंस्ट्रेन्ड चेन है। अनकंस्ट्रेन्ड चेन है मतलब इसका यूनिक इनपुट पे यूनिक आउटपुट नहीं है, ठीक है। तो भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 तो स्ट्रक्चर, डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव तो सुपर स्ट्रक्चर, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 तो काइनेमेटिक चेन, और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर ग्रेटर देन 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर ग्रेटर देन 1 तो इसको आप बोलते हैं अनकंस्ट्रेन्ड चेन। चलिए, तो जोन समझ में आ रहा है भाई। एक तो लिंक और टाइप्स ऑफ लिंक्स में और टाइप्स ऑफ पेयर में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि भाई लोअर पेयर क्या है, हायर पेयर क्या है, पहचान कौन करो, फिर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए बनते हैं। आइए एक प्रॉब्लम और देखेंगे हायर पेयर से रिलेटेड। भाई इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैम एंड फॉलोअर। क्या बोलते हैं भैया, इसको अपन बोलते क्या है, इसको अपन बोलते कैम एंड फॉलोअर। आइए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। तो निकालने से पहले ही इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 1 आएगी। क्यों 1 आएगी, अभी मैंने आपको बताया। देखिए क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 का मतलब होता है यूनिक इनपुट पे यूनिक आउटपुट, यूनिक इनपुट पे यूनिक आउटपुट। तो कैम एंड फॉलोअर क्या करता है, अगर यहाँ पे रोटेशन होगी तो ये हमेशा रेसिप्रोकेट करेगा। भाई मुद्दे की बात सुनो, दुनिया में कभी भी कोई भी कैम एंड फॉलोअर आप देखें तो कैम एंड फॉलोअर की डिग्री ऑफ फ्रीडम बिना कैलकुलेट किए हमेशा 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप कैलकुलेट भी करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जो फिक्स है वो हर जगह फिक्स है, ये 2 ये 3, तो लिंक कितने हो गए 3, ज्वाइन कितने हो गए, ज्वाइंट हो गए, एक हो गया यहाँ ज्वाइंट, एक बाइनरी, एक हो गया यहाँ ज्वाइंट, एक बाइनरी, तो 2 बाइनरी हो गए। और हायर पेयर कहाँ है भाई, ये है देखो हायर पेयर, कहाँ गई हायर पेयर बेटा, ये है देखिए हायर पेयर आपकी, ठीक है, बिटवीन जो आपका फॉलोअर है, बिटवीन जो आपका फॉलोअर है और जो आपका कैम है, तो हायर पेयर हो गई 1। आप इसको फॉर्मूले में रख लीजिए 3l माइनस 1 माइनस 2j माइनस h, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई 3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1, यानी 6 माइनस 5 यानी 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 1। बताइए इज दैट फाइन बेटा, आई होप आप सबको समझ में आया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की कैलकुलेशन किस प्रकार से करनी है आपको समझ में आ गया। अब मेरी बात को समझिएगा, देखिए सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है। सर चैप्टर का नाम आपने दिया था सिंपल मैकेनिज्म, तो सिंपल मैकेनिज्म हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन उससे पहले सिंपल मैकेनिज्म होता क्या है, देखिए सिंपल मैकेनिज्म उस तरीके के मैकेनिज्म होंगे जिसमें जो लिंक्स होंगे, नंबर ऑफ लिंक्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइन कितने होते हैं, 4 होते हैं, और हायर पेयर 0 होती है। तो अगर लिंक 4 है, ज्वाइन 4 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इनके अलावा अगर कुछ भी और है तो वो सिंपल मैकेनिज्म नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये बताओ क्या ये कैम एंड फॉलोअर सिंपल मैकेनिज्म है, तो इट इज नॉट अ सिंपल मैकेनिज्म। क्यों सर इट इज नॉट अ सिंपल मैकेनिज्म, क्यों सर, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 1 है। अरे बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होने से सिंपल मैकेनिज्म नहीं बनता है। सिंपल मैकेनिज्म होने के लिए एग्जैक्टली 4 लिंक और 4 बाइनरी ज्वाइंट होने चाहिए, अदरवाइज वो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 1 हो सकती है लेकिन वो सिंपल मैकेनिज्म की कैटेगरी में नहीं आता है। तो सिंपल मैकेनिज्म क्या है, जिसमें एग्जैक्टली 4 लिंक हो और 4 ज्वाइंट हो, ठीक है। तो सिंपल मैकेनिज्म कितने टाइप के होते हैं बेटा, देखो पहला होता है 4 बार चेन मैकेनिज्म, 4 बार चेन मैकेनिज्म, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। और तीसरा होता है डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। ये 3 प्रकार के आपके सिंपल मैकेनिज्म रहते हैं। क्या तीनों में अंतर होता है भाई बताइए, इन तीनों में नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ लिंक्स होंगे 4, इन तीनों में नंबर ऑफ लिंक्स होंगे 4, ठीक है। अब
4 बार चेन मैकेनिज्म में क्या इन सब में, अच्छा इन तीनों में ही बाइनरी जॉइन कितने होंगे बेटा, वो भी 4 होने पड़ेंगे क्योंकि है तो सब सिंपल मैकेनिज्म ही। तो क्या डिफरेंस होता है, देखिए 4 बार चेन मैकेनिज्म में चारों टर्निंग पेयर्स होती है, ठीक है। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में 3 टर्निंग पेयर है एंड 1 स्लाइडिंग पेयर है, 3 टर्निंग पेयर 1 स्लाइडिंग पेयर। और डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में 2 टर्निंग पेयर होंगे एंड 2 स्लाइडिंग पेयर होंगे, 2 टर्निंग पेयर और 2 स्लाइडिंग पेयर। अंडरस्टूड बेटा, अंडरस्टूड, आई होप इट इज फाइन टू एवरीवन। तो 4 टर्निंग पेयर, 3 टर्निंग पेयर, 1 स्लाइडिंग पेयर, 2 टर्निंग पेयर, 2 स्लाइडिंग पेयर। ओके, मेक सेंस, परफेक्ट। अब समझिएगा जरा बात को। देखिए सबसे पहले अपन इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए अगर हम इस शब्द का यूज करें इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है, तो इससे मेरा मतलब क्या है, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म से मेरा मतलब क्या है। देखिए समझाने के लिए सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पहले उठाता हूं, ठीक है। आप कहेंगे सर 4 बार पहले उठा लो, अरे उठाने को तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन यहां से आपको ज्यादा सेंस मिलेगा। देखिए क्या होता है, अगर हम सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की बात करें तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में क्या क्या था, एक सिलेंडर था, एक स्लाइडर था, एक कनेक्टिंग रॉड थी, एक क्रैंक था, ठीक है। क्या क्या है हमारे पास, हमारे पास क्या है, हमारे पास साहब एक हमारा क्या है, आपके पास एक सिलेंडर है, ये क्या है, इसको आप बोलते हो सिलेंडर, ठीक है जी। एक है आपके पास स्लाइडर, ठीक, एक है आपके पास स्लाइडर, एक है आपके पास कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, एक है आपके पास कनेक्टिंग रॉड और एक है आपके पास क्रैंक, ठीक है बेटा, एक है आपके पास क्रैंक। तो ये 4 चीजें आपके पास हैं, एक है सिलेंडर, एक है स्लाइडर, एक है कनेक्टिंग रॉड और एक है क्रैंक, ठीक है। तो अब यहां पे बेटा देखो किसको हम, देखो अब यहां पे हमारे पास 4 अलग अलग, यहां पे हमारे पास 4 अलग अलग क्या है, 4 अलग अलग हमारे पास क्या है, 4 अलग अलग चीजें हैं। अब यहां पे जो बेटा हमारे पास 4 अलग अलग चीजें हैं, तो अब मेरे को किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा बेटा, किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। तो अब किसको फिक्स करूं, ये मेरी चॉइस है और यहीं से ये टर्म निकल करके आता है जिसका नाम है इन्वर्जन। इन्वर्जन से हमारा क्या मतलब होता है कि किसी चेन में अगर आप डिफरेंट लिंक को एट अ टाइम, अगर आप डिफरेंट लिंक को एट अ टाइम फिक्स करो तो हमें क्या मैकेनिज्म मिल रहा है। तो अगर यहां पे देखो, अगर हम सिलेंडर को फिक्स करते हैं, अगर हम सिलेंडर को फिक्स करते हैं तो क्या मिलेगा, अगर हम स्लाइडर को फिक्स करते हैं तो क्या मिलेगा, अगर हम कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं तो क्या बनेगा, और अगर हम क्रैंक को फिक्स करते हैं तो क्या बनेगा। तो अगर हम सिलेंडर को फिक्स करें बेटा, तो सिलेंडर को फिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा इंजन और कंप्रेसर, इंजन और कंप्रेसर, ठीक है। अगर हम स्लाइडर को फिक्स करें तो हमें बनेगा हैंड पंप, अगर हम कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करें तो हमें बनेगा ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, ठीक है। और क्या बन सकता है, और हमें बनेगा क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, ओके, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। और अगर हम क्रैंक को फिक्स करें बेटा, क्रैंक को फिक्स करें तो क्रैंक को फिक्स करोगे तो आपको मिलता है जेनोम इंजन। जेनोम इंजन क्या होता है, जेनोम इंजन होता है रोटरी इंजन, कई बार रोटरी इंजन करके बोलता है। तो क्रैंक को फिक्स करोगे तो जेनोम इंजन मिलेगा, या तो फिर आपको मिलेगा विथवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, विथवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो डिफरेंट लिंक को अगर आप फिक्स करते हो, डिफरेंट लिंक को अगर आप फिक्स करते हो तो आपको डिफरेंट मैकेनिज्म मिलते हैं। मतलब डिफरेंट मैकेनिज्म से क्या मतलब है कि डिफरेंट आपको इनपुट एंड आउटपुट मिल सकते हैं। जैसे इंजन क्या करता है, इंजन क्या करेगा, रेसिप्रोकेशन को रोटेशन में बदलेगा,
कंप्रेसर क्या करेगा, रोटेशन को रेसिप्रोकेशन में बदलेगा। तो अगर आप सिलेंडर फिक्स करते हो तो ये मिलता है। हैंड पंप, अब कई लोग सोचता है सर अरे हैंड पंप में तो पिस्टन करता है। हैंड पंप कोई इतना अंग्रेजी है क्या जिसने कभी हैंड पंप नहीं देखा, सबने देखा है यार। तो हैंड पंप आपको लगता है कि वो पिस्टन आपका जमीन के अंदर स्लाइड कर रहा है, अरे नहीं, उसको प्लंजर बोलते हैं। वो आपके हैंडल के मोशन को ट्रांसमिट करता है। डिटेल कोर्स में मिलेगा, डिटेल में बात होगी। यहाँ का पर्पस क्या है कि भाई लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, जिसको आप ट्रबल शूटिंग बोलते हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं। ठीक है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म कहाँ यूज होते हैं, शेपर या स्लॉटर में यूज होते हैं। ठीक है, अभी इसकी थोड़ी सी हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो इन्वर्जन का मतलब समझ में आता है भाई, किन्हीं चीजों को अगर किसी मैकेनिज्म में 4 डिफरेंट लिंक्स हैं, अगर किसी को फिक्स करते हैं तो कोई मैकेनिज्म मिलेगा, किसी और को फिर फिक्स करोगे तो कोई और मैकेनिज्म मिलेगा। तो इन्वर्जन का क्या मतलब हुआ, बाय फिक्सिंग एनी वन लिंक एट अ टाइम वी गेट अ डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म। उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो, इस क्रिया को आप कहते हो इन्वर्जन। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। सो अब ये इन्वर्जन की बात हो गई। अब एक होता है इसके ऊपर देखो, कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, मैं आपको जल्दी से एक जुगाड़ बताता हूँ। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो पहली बात तो ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है शेपर में, ठीक है, या फिर स्लॉटर में। ठीक है, नॉर्मली शेपर के बारे में पूछा जाता है। तो क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का बेसिकली पर्पस क्या होता है, तो देखिए आपको पता है हम इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर क्या होता है, इंजीनियर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि समय को बचाना चाहता है। तो देखो क्या होता है, जब एक शेपर मशीन होती है, तो शेपर मशीन में क्या है, टूल है, मान लो ये वर्क पीस है, तो ये टूल जब वर्क पीस के ऊपर चलता है तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है। तो रिटर्न स्ट्रोक भी अगर कटिंग स्ट्रोक की बराबर स्पीड में हुआ तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी का लॉस होगा। तो बेसिकली इसका होल पर्पस क्या होता है कि जो रिटर्न आने का टाइम है, जो टूल को अपनी पोजीशन में रिटर्न आने का टाइम है, वो हमारे कटिंग में या फिर जो फॉरवर्ड, इसको आप कई बार फॉरवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं, इसको रिटर्न स्ट्रोक बोलते हैं। तो जो टाइम है ऑफ द फॉरवर्ड स्ट्रोक या कटिंग स्ट्रोक वो आपका ज्यादा होना चाहिए, रिटर्न जल्दी होना चाहिए, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। तो यहां से बेटा देखो अधिकतर एक ही चीज पूछता है, क्विक रिटर्न रेशियो। तो क्विक रिटर्न रेशियो क्या है, तो क्विक रिटर्न रेशियो है टाइम ऑफ फॉरवर्ड स्ट्रोक, फॉरवर्ड और कटिंग एक ही बात है इसलिए दोनों यूज कर दिया है, अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक। तो जनरली स्पीकिंग ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो आपको कई बार इसमें फिगर दिया होता है, तो अगर फिगर से देखोगे तो देखो इस तरीके का आपको फिगर नजर आता है इसमें, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको फिगर नजर आता है, देखिए यहाँ पे ऐसा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा। तो देखो मैं इसको आपको जुगाड़ बता रहा हूँ। देखो एक फॉर्मूला याद रखो, cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्रैंक, है ना, या लेंथ ऑफ, इसको ऐसा ले लो, रोटेटिंग अपॉन लेंथ ऑफ फिक्स लिंक। तो लेंथ ऑफ रोटेटिंग अपॉन लेंथ ऑफ फिक्स लिंक अगर आप ले लो तो आपको यहां से अल्फा निकल करके आएगा। ठीक है, आपको यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से आपको अल्फा निकल करके आएगा। जैसे देखो यहां पे रोटेट कौन कर रहा है, जैसे O1 है, O2 है, मान लो ये A है, तो OA क्या है, ये है आपका रोटेटिंग लिंक, और O1 O2 क्या है, ये है आपका फिक्स लिंक। तो नॉर्मली क्या करता है, आपको यहीं पे खेल करता है। अब देखो क्विक रिटर्न कैसे होता है ये सब हम बाद में बात करेंगे। अभी क्या है, अभी अगर क्वेश्चन आता है तो सही आंसर अपने को देना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रोटेटिंग अपॉन लेंथ ऑफ फिक्स। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाता है, आपका अल्फा निकल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये आपको दिया है, मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको इमेज बनी हुई है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, OA O1, ठीक है, तो आपको OA दे दिया 125 mm, ठीक है, और आपको मान लो O1O दे दिया है 250 mm, और आपसे पूछा है बताओ व्हाट इज द क्विक रिटर्न रेशियो। क्विक रिटर्न रेशियो क्या है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले अल्फा निकालो। तो cos अल्फा बाई 2, तो रोटेट कौन सा कर रहा है, OA रोटेट कर रहा है, फिक्स कौन सा है, O1O फिक्स है, तो cos अल्फा बाई 2 कितना हुआ, OA है 125, O1O2 है 250, यानी ये हो गया 1/2। तो अल्फा कितना हो गया बेटा, अल्फा हो गया
अल्फा बाई 2 कितना हो गया, ये हो गया 60 डिग्री, तो अल्फा हो गया 120 डिग्री, अल्फा क्या हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब अल्फा 120 हो गया, तो बेटा ये क्या है, देखो ये जो OA है ये पूरा एक रोटेशन लेता है, तो पूरा एक रोटेशन लेता है, तो ये जो एंगल होता है बेटा ये होता है अल्फा, और ये जो एंगल होता है ये होता है बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मिल करके होते हैं 360 के बराबर। तो अल्फा अगर 120 है तो बीटा कितना हुआ बेटा, बीटा हुआ 240। तो क्विक रिटर्न रेशियो कितना हुआ, क्विक रिटर्न रेशियो हुआ बीटा बाई अल्फा यानी 240 बाई 120 यानी 2। क्लियर है बेटा। तो सर क्विक रिटर्न रेशियो बीटा कहां से आया, अरे बेटा देखो यहां से ये चलना शुरू होता है, मान लो इसको A1 बोल दो, इसको A2 बोल दो, तो आपका जो क्रैंक चलना शुरू होता है वो A1 से A2 जब चलता है तो फॉरवर्ड स्ट्रोक लेता है, और A2 से वापस A1 चलता है तो रिटर्न स्ट्रोक लेता है। तो A1 से A2 पोजीशन तक जाने में वो बीटा घूमेगा, और A2 से A1 आने में अल्फा घूमेगा। तो अल्फा क्योंकि बीटा से कम है, इस वजह से रिटर्न में टाइम आपको कम लगता है और हमें क्विक रिटर्न मिलता है। तो क्विक रिटर्न रेशियो कुछ नहीं बीटा बाई अल्फा के बराबर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे बेटा, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो आपको अल्फा निकलेगा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है 360 होता है, और फिर क्विक रिटर्न रेशियो क्या होता है बीटा बाई अल्फा। कई बार आपको क्या करता है क्विक रिटर्न रेशियो दे देता है, कहता है क्विक रिटर्न रेशियो 2 है, अब बताओ कि भाई कौन सी एक डायमेंशन क्या होगी। तो क्विक रिटर्न रेशियो दिया हो तो पहले अल्फा निकालिए, इस फॉर्मूले में फिट करिए। देखिए अगर क्विक रिटर्न रेशियो का क्वेश्चन है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर का क्वेश्चन है, तो ये फॉर्मूला आपका लगना ही लगना है, और इससे आप इजीली इसको निकाल लोगे। तो चलो भाई ये बात खत्म हो गई। आइए अब करते हैं डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की बात। डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये जो बेटा आपका डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होता है ना, ये डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में क्या होता है, अगर आप इसका एक जनरल फिगर देखोगे तो जनरल फिगर कुछ इस तरीके का होता है। देखो देखिए दिस इज योर जनरल फिगर, ठीक है बेटा, ये आपका जनरल फिगर होता है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या कंपोनेंट है, एक सिलेंडर है, इसको आप स्लॉटेड लीवर भी बोल सकते हो, एक आपका स्लाइडर है इधर, इसको आप स्लाइडर 1 बोलो, इसको आप क्या बोलो, इसको आप स्लाइडर 2 बोलो, और ये क्या है, ये है आपकी कनेक्टिंग रॉड, कई बार आप इसको कपलर भी बोलते हो या फिर कनेक्टिंग रॉड बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फिक्स करोगे तो क्या मिलेगा, तो बेटा यहाँ पे अगर सिलेंडर फिक्स हो तो क्या मिलता है, एलिप्टिकल ट्रैमल। देखिए ये सब इन्वर्जन याद रखिए, भर भर के ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एलिप्टिकल ट्रैमल, अगर स्लाइडर फिक्स होता है तो स्लाइडर फिक्स होने से आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है स्कॉच योक मैकेनिज्म, स्कॉच योक मैकेनिज्म। और अगर हमारा कपलर फिक्स होता है तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ओल्ड हैम कपलिंग। कपलर मिलता है तो क्या मिलता है, आपको मिलता है ओल्ड हैम कपलिंग। बताइए इज दैट फाइन, इसमें कोई दिक्कत है आपको, बताइए। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि भैया किसको फिक्स करने से क्या मिलता है। तो ये 3 इन्वर्जन जनरली हमको डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म से मिलते हैं। आइए अब आते हैं 4 बार चेन मैकेनिज्म में। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है 4 बार चेन मैकेनिज्म, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या मिल सकता है, यहाँ पे आपको डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलता है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलता है, ठीक है। आपको क्रैंक रॉकर या कई बार इसको क्रैंक लीवर मैकेनिज्म भी बोलते हैं, क्रैंक लीवर मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। और आपको मिलता है डबल रॉकर मैकेनिज्म, कई बार आप इसको डबल रॉकर मैकेनिज्म भी बोलते हैं। तो डबल क्रैंक, क्रैंक रॉकर एंड डबल रॉकर, तो 3 तरीके के यहाँ पे मैकेनिज्म आपको 4 बार चेन मैकेनिज्म में मिल सकते हैं। तो बस सवाल मन में यही उठा कि सर किसको फिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा। तो भाई इसके लिए जो हमारा गवर्निंग लॉ होता है वो होता है ग्रिशॉफ्स लॉ। देखिए बहुत बार इसकी स्टेटमेंट्स पूछता है, बहुत बार इसके
एप्लीकेशंस पूछता है। तो ग्रिशॉफ लॉ बेसिकली 4 बार चेन मैकेनिज्म को गवर्न करता है कि हमको 4 बार चेन मैकेनिज्म में क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, और किसको फिक्स करके क्या मिलेगा। तो ग्रिशॉफ लॉ में बेटा हम क्या करते हैं, देखिए अगर आपके पास किसी 4 बार चेन मैकेनिज्म में 4 लिंक है तो इसमें एक सबसे छोटा लिंक होगा, उसका नाम रख दो स्मॉलेस्ट लिंक, ठीक है। अगर आपका कोई लॉन्गेस्ट लिंक होगा तो उसका नाम रख दो एल, ठीक है। तो बचे 2 लिंक क्या हो गए, पी एंड क्यू, ठीक है। तो रिमेनिंग 2 की लेंथ ऑफ रिमेनिंग 2 लिंक, लेंथ ऑफ रिमेनिंग 2 लिंक, रिमेनिंग 2 लिंक, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम ग्रिशॉफ लॉ की बात करें बेटा, तो ग्रिशॉफ लॉ क्या कहता है, ग्रिशॉफ लॉ कहता है फॉर एटलीस्ट वन रोटेशन, फॉर एटलीस्ट वन रोटेशन। तो 1 रोटेशन से क्या मतलब है, देखिए जो लिंक रोटेट करता है उसको हम क्रैंक नाम की उपाधि दे देते हैं। समझना बात को, क्या कह रहा हूं मैं, अगर कोई लिंक जो होता है, जो भी लिंक आपका रोटेट करता है किसी मैकेनिज्म में, उसको जनरली क्रैंक नाम से नवाजा जाता है, ठीक है। तो फॉर एटलीस्ट 1 रोटेशन मतलब 1 क्रैंक, ठीक है। मतलब अगर आपको क्रैंक यानी डबल क्रैंक या क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म में से कुछ भी चाहिए तो आपको ग्रिशॉफ लॉ सेटिस्फाई करना पड़ेगा, यानी S प्लस एल इज लेस देन इक्वल टू P प्लस क्यू करना पड़ेगा। अब आप इसकी स्टेटमेंट 1 में बना सकते हैं कि सर according to Grashof law, for at least 1 rotation in a 4 bar chain mechanism, the sum of the shortest and the longest link must be less than equal to P plus Q, must be less than equal to P plus Q. So S plus L is less than equal to, हमने क्या किया, हमने कर दिया P plus Q के, ठीक है। तो ग्रिशॉफ लॉ सेटिस्फाइड है तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको क्रैंक रॉकर या डबल क्रैंक में से कुछ तो भी मिल सकता है, ठीक है। आइए अब सवाल उठा कि कब क्या मिलेगा। तो अगर ग्रिशॉफ लॉ सेटिस्फाइड है, मान लीजिए S प्लस एल इज लेस देन P प्लस क्यू है, तो अगर हमारा शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स है, इफ शॉर्टेस्ट इज फिक्स्ड, तो शॉर्टेस्ट लिंक अगर बेटा फिक्स हो, तो शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स हो तो ऐसे में क्या होगा, आपको मिलेगा डबल क्रैंक। देखिए ग्रिशॉफ लॉ अगर सेटिस्फाइड है, ग्रिशॉफ लॉ सेटिस्फाइड है और शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स है तो आपको डबल क्रैंक मिलता है। देखो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट लिंक है वो हमारा हीरो है बेटा, हीरो है मतलब हमारी सारी फोकस, सारी लाइमलाइट इसी शॉर्टेस्ट लिंक पे रहती है, बाकी हमसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो कई लोग इसको ऐसी एनालॉजी बनाते हैं, सर शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स होता है तो डबल क्रैंक मिलता है, तो लॉन्गेस्ट लिंक फिक्स होगा तो डबल रॉकर मिलेगा। बेटा ऐसी कोई एनालॉजी नहीं है, अरे नर्सरी राइम थोड़ी ना चल रही है भाई, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स होता है तो डबल क्रैंक मिलता है, लॉन्गेस्ट लिंक फिक्स होता है तो क्या मिलता है, ये हमको देखना पड़ता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट लिंक पे हमको फोकस रखना पड़ता है। तो अगर शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स है तो क्या मिलेगा, डबल क्रैंक मिलेगा। इफ शॉर्टेस्ट इज एडजेसेंट टू फिक्स, तो शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स है, मान लीजिए S यहां है, अभी बाकी कौन कहां है हमसे मतलब नहीं, हमें क्या मिल जाएगा, डबल क्रैंक मिल जाएगा। इफ शॉर्टेस्ट इज एडजेसेंट टू फिक्स, मतलब क्या है भाई, फिक्स पोजीशन पे क्या है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट लिंक है बेटा वो किसी एक बाजू में, मतलब या तो ये बाजू में है या शॉर्टेस्ट लिंक हमारा ये बाजू में है। गेटिंग माई पॉइंट। तो किसी भी बाजू में अगर हमारा शॉर्टेस्ट लिंक होगा, चाहे ये बाजू चाहे ये बाजू, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा क्रैंक रॉकर। रॉकर से हमारा क्या मतलब होता है, जो लिंक कंप्लीट रोटेशन नहीं करता है, ऑसिलेट करता है। मतलब ये जैसे मेरे हाथ है ऐसा मोशन, ये इसको अपन बोल रहे हैं लीवर या फिर रॉकर, एक ही बात होती है, ठीक है। तो अगर शॉर्टेस्ट लिंक एडजेसेंट टू फिक्स है तो ये क्या बन जाएगा, क्रैंक लीवर या क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, ठीक है। अभी अगर शॉर्टेस्ट लिंक, इफ शॉर्टेस्ट लिंक इज एट कपलर, मतलब कपलर का क्या मतलब है, मतलब अपोजिट टू फिक्स,
अपोजिट टू फिक्स। अगर शॉर्टेस्ट लिंक बेटा हमारे फिक्स के अपोजिट में है, अगर शॉर्टेस्ट लिंक हमारे फिक्स के अपोजिट में है, मतलब शॉर्टेस्ट लिंक यहाँ है, तो हमें एक भी क्रैंक नहीं मिलता है और हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है डबल रॉकर। तो आप कहोगे कि सर आप तो कह रहे थे कि सर अगर हमारा ग्रेशॉफ लॉ सेटिस्फाइड है तो क्रैंक रॉकर या डबल क्रैंक मिलता है। अरे बेटा मेरा कहने का मतलब ये था कि ग्रेशॉफ लॉ सेटिस्फाइड है तो क्रैंक रॉकर या डबल क्रैंक मिल सकता है, जबरदस्ती कोई नहीं है। अगर शॉर्टेस्ट लिंक आपका फिक्स पोजीशन के अपोजिट है, मतलब इस पोजीशन पे, तो क्या मिल जाएगा, डबल रॉकर मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट बेटा, गेटिंग माय पॉइंट। तो ग्रेशॉफ लॉ सेटिस्फाइड है तो शॉर्टेस्ट लिंक की पोजीशन ये जज करेगी कि आपको क्या मिलेगा, डबल क्रैंक मिलेगा, क्रैंक रॉकर मिलेगा, डबल रॉकर मिलेगा। अंडरस्टूड बेटा, अंडरस्टूड। अब इसमें कुछ स्पेशल केस होते हैं। मान लीजिए S प्लस एल इज इक्वल टू पी प्लस क्यू है, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 3 3 4 4, मान लो आपके पास लिंक्स हैं जिनकी लेंथ है 3 3 4 4। तो बेटा अगर ये लेंथ ऑफ लिंक्स है तो आपका ग्रेशॉफ लॉ सेटिस्फाइड हुआ, S प्लस एल इज इक्वल टू पी प्लस क्यू हुआ। अब अगर आपने इनको मान लो कुछ ऐसे लगा दिया, मान लो ये 4 है, ये 4 है, मतलब एक पैरेललोग्राम बना दिया, एक पैरेललोग्राम बना दिया। तो बेटा अगर इसमें आप किसी भी लिंक को फिक्स करो, एनी लिंक फिक्स, कोई भी लिंक अगर आपका फिक्स होगा तो आपको क्या बनेगा, आपको बनेगा बेटा डबल क्रैंक। अगर इसमें कोई भी लिंक आपका फिक्स है बेटा तो हमेशा डबल क्रैंक बनता है। तो इसका नाम अपन रख देते हैं पैरेललोग्राम लिंकेज। क्या रख देते हो बेटा आप इसका नाम, आप इसका नाम रख देते हो पैरेललोग्राम लिंकेज। क्या है बेटा ये है आपका पैरेललोग्राम लिंकेज। और इसका इस्तेमाल होता है आपके कपलर रॉड में, कपलर रॉड ऑफ लोकोमोटिव, कपलर रॉड ऑफ लोकोमोटिव। तो लोकोमोटिव के कपलर रॉड में आप क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो पैरेललोग्राम लिंकेज। बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत तकलीफ, बताइए कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो पैरेललोग्राम लिंकेज कपलर रॉड हो गया, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लिंकेज में आपको हमेशा डबल क्रैंक बनता है। तो भैया अगर ग्रेशॉफ लॉ सेटिस्फाइड ना हो, यानी S प्लस एल इज ग्रेटर देन P प्लस क्यू, तो ग्रेशॉफ लॉ अगर सेटिस्फाइड ना हो तो बाई फिक्सिंग एनी लिंक, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाई फिक्सिंग एनी लिंक, बाई फिक्सिंग एनी लिंक ऑलवेज डबल रॉकर। आप किसी को भी फिक्स करो आपको क्या बनेगा, आपको हमेशा डबल रॉकर ही बनता है। आपको हमेशा क्या बनता है बेटा, आपको हमेशा डबल रॉकर ही बनता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल रहे, इसको अपन बोल रहे हैं कि ग्रेशॉफ लॉ सेटिस्फाइड नहीं तो हमेशा डबल रॉकर बनेगा आपको, ठीक है। सो गाइस ये था आपका पहला चैप्टर। ऑब्वियसली देखिए पूरा कंप्लीट कर पाना नामुमकिन है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखिए इस सेशन का पर्पस जैसे मैंने बताया कि जिनका बिल्कुल मैदान साफ है, जिन्होंने थ्योरी ऑफ मशीन छोड़ दिया है कि यार ये तो सर 12 नंबर की आती है चलो छोड़ देते हैं, उनके लिए है ये जो वीडियो है। 1.5 घंटे 1 घंटे का जितना भी बनेगा, अभी मुझे पता भी नहीं कितने का बनेगा, ठीक है। तो जितने का भी ये वीडियो बने बेटा उसमें आप इतना पढ़ लोगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर आप एनालाइज करोगे तो इन्हीं सब में से पूछा गया है, ठीक है। तो अपन एक क्विक रिवीजन इसको करके लेकर के चल रहे हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि SSC JEE क्वांटिटी का पेपर है कि आप भाई कितनी क्वांटिटी रिटेन कर पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फ्लाई व्हील, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे फ्लाई व्हील पे, ठीक है। देखो इसमें भी पूछता है, देखो केवल मुद्दे की बात करूंगा जो चीजें पूछता है। तो फ्लाई व्हील बेसिकली क्या होता है, इट इज अ व्हील ऑफ हाई इनर्शिया, इट इज द व्हील ऑफ हाई इनर्शिया, ठीक है, ठीक है। क्या काम करता है बेटा ये फ्लाई व्हील, तो ये फ्लाई व्हील क्या करता है, ये एनर्जी की फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। डील्स विद फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी, तो जो आपका बेटा इंजन होता है, ठीक है, आपका डबल एक्टिंग स्टीम इंजन हो या फिर आपका 4 स्ट्रोक इंजन हो, तो उसमें जो एनर्जी की फ्लक्चुएशंस होती हैं उसको कंट्रोल करने का काम फ्लाई व्हील करता है।
तो ये डील करता है इंट्रा साइकिल फ्लक्चुएशन से। देखिए सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंट्रा साइकिल फ्लक्चुएशन से देखिए, इसके बाद एक और चीज होती है जिसका नाम होता है गवर्नर। तो गवर्नर क्या काम करता है? गवर्नर आपकी इंटर साइकिल फ्लक्चुएशन को डील करता है। इंटर साइकिल मतलब क्या होता है? वो फ्लक्चुएशन जो सिस्टम के बाहर से आ रही है उनको डील करने के लिए गवर्नर लगाते हैं, और विद इन द सिस्टम जो कारणों से आपके एनर्जी के फ्लक्चुएशंस पैदा हो रहे हैं उन फ्लक्चुएशन को डील करने के लिए अपन फ्लाई व्हील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये है इंट्रा साइकिल फ्लक्चुएशंस को डील करता है। ठीक है, डील करता है। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? इट स्टोर्स एनर्जी एंड डिलीवर्स इट when required। तो देखो एनर्जी की फ्लक्चुएशंस होती हैं। फ्लक्चुएशन मतलब एनर्जी के जंप्स होते हैं, कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो जब आपका इंजन ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो ये जो फ्लाईव्हील होता है ये उस ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया होता है। ठीक है, तो ज़्यादा जब एनर्जी पैदा होती है तो फ्लाईव्हील उस ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करता है, और जब कम एनर्जी पैदा होती है तो उसी पुरानी स्टोर्ड एनर्जी का यूज करके आपकी गाड़ी चलती रहती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो फ्लाईव्हील का काम क्या है? एनर्जी को स्टोर करना, एनर्जी को डिलीवर करना एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए अब फ्लाईव्हील में देखो केवल एक फॉर्मूला है। वैसे फॉर्मूला तो काफी सारा इसमें कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक चीज समझिए। देखिए यहां पे पहले टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, इसमें सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा ई मैक्स इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। ठीक है, ये होता है इसमें फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है? तो डेल्टा ई मैक्स क्या होता है? ये होता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। डेल्टा ई मैक्स क्या है? ये है आपका मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है मीन स्पीड। ठीक है, मीन स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड। तो इसको आप चाहे तो मीन एंगुलर वेलोसिटी बोल लीजिए, मीन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो मीन एंगुलर वेलोसिटी किसमें? रेडियन पर सेकेंड में। और सी एस क्या होता है बेटा? सी एस होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक है, तो सी एस है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, आपको क्वेश्चन में मान लीजिए दो स्पीड दी हुई, तो सबसे पहले सी एस को यूज कैसे करेंगे? कई बार सी एस डायरेक्ट, और आई क्या होता है? आई है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक एक करके इन सब की थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि आप समझ सकें। देखो भैया, अगर फ्लाईव्हील का क्वेश्चन है तो 90% ये फॉर्मूला लगता ही लगता है। ठीक है, 90% आपका ये फॉर्मूला लगता ही लगता है। अब इसमें समझ लेते हैं कौन सी चीज क्या है। तो सी एस है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। आइए सी एस की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन में सी एस मान लो कभी दिया हो 1%, तो इसको कैसे यूज करोगे? इसको यूज करोगे 0.01 फॉर्मूले में रखने के लिए। अगर कभी सी एस दिया हो ±1%, तो इसको कैसे यूज करोगे? इसको करोगे 0.02। ठीक है, ये 0.01 0.02 कैसे आया भाई? परसेंटेज था तो वैल्यू बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। और ±1% मतलब प्लस ऊपर, ±1% का क्या मतलब है कि किसी मीन से 1 प्लस में यानी 1 ऊपर और किसी मीन से 1 नीचे। तो +1 -1, तो +1 -1 में हमारा क्या हो गया भैया? ये 2% हो गया। तो 2% हो गया तो भैया क्या हो गया कि 0.02। पैटर्न समझ में आ रहा है? सी एस का हो गया। अभी ये सी एस होता क्या है? ये बेसिकली होता है ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन अपॉन ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्या है? ओमेगा है आपकी मीन स्पीड। तो ओमेगा क्या हुआ? ओमेगा हुआ ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिन बाई 2। ठीक है, सी एस क्या है? ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन अपॉन ओमेगा, यानी ओमेगा क्या है? ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिन बाई 2। ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिन बाई 2, राइट? मीन स्पीड जिसको आप बोलते हो। तो क्वेश्चन में आपके पास दो स्पीड होती है, एक मैक्सिमम एक मिनिमम। वहां से आप क्या निकाल सकते हो? वहां से आप ओमेगा निकाल सकते हो, वहां से आप ओमेगा निकाल सकते हो। ठीक है, और ओमेगा निकाल सकते हो, और ओमेगा मैक्स ओमेगा मिन से आप क्या कर सकते हो? आप
वहां से CS भी निकाल सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। अब आपको एक बात और पता है सर कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2πn/60, ठीक है। तो ओमेगा मैक्स क्या हो गया, 2πn max/60, और ओमेगा मिन क्या हो गया, ये हो गया 2 × π × nmin/60। गेटिंग माई पॉइंट। तो CS में हम ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन बाई ओमेगा, तो एन मैक्स माइनस एन मिन अपॉन एन। यहाँ पे n क्या है, मीन स्पीड इन RPM। कई बार आपको सिर्फ और सिर्फ CS का भी फॉर्मूला पूछ लेता है। तो CS का फॉर्मूला अगर पूछे, देखिए दो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या बना, रेंज ऑफ स्पीड यानी एन मैक्स माइनस एन मिन अपॉन एन। खांसी के लिए माफी, अभी तक ठीक नहीं हुई मेरी खांसी, कोई बात नहीं बेटा, केजरीवाल की भी कहाँ ठीक हो रही है, तो हम तो छोटे आदमी कहाँ ठीक हो जाएगी। तो एन मैक्स प्लस एन मिन अपॉन 2, ठीक है। तो क्या हो गया 2n मैक्स माइनस एन मिन अपॉन एन मैक्स प्लस एन मिन। अंडरस्टूड बेटा। तो ये बन जाता है CS का फॉर्मूला। कई बार ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। आइए वापस आते हैं फॉर्मूले पे। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या था, ये था डेल्टा ई मैक्स। डेल्टा ई मैक्स क्या था, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो CS हो गया, ओमेगा हो गया, I क्या होता है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इन जनरल ये क्या होता है, ये होता है mk², ठीक है। m क्या है, m है आपका मास, ठीक है, और k क्या है, k है रेडियस ऑफ गायरेशन। k क्या है, k है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। mk² यानी m है मास और k है रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। अभी दो प्रकार के आई होते हैं आपके, मतलब दो तरीके की बॉडीज जनरली आपकी यूज होती है। एक होती है डिस्क, एक होती है रिम। तो डिस्क क्या होती है, डिस्क होती है mr²/2, और रिम क्या होती है, रिम होती है mr², रिम होती है हमारी mr², ठीक है। तो भाई डिस्क दी हो तो mr²/2 और रिम दी हो तो mr², ठीक है। तो डिस्क के लिए अगर मैं k की बात करूं तो k क्या हो गया, r/√2, और इसके लिए k क्या हो गया, इसके लिए क्या हो गया, k बराबर r हो गया। हमने क्या किया है, कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है। तो सही मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको रखना है। कई बार रेडियस ऑफ गायरेशन मास दिया होता है तो वहां से आप इसको निकाल सकते हो। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना आप लोगों को समझ में आ गया। तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि सर इस तरीके से आपको सीधे सीधे बोलेगा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, कुछ ये दी हुई है। और कई बार ये लैंग्वेज भी यूज करता है, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय पंचिंग प्रेस, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड बाय पंचिंग प्रेस। तो पंचिंग प्रेस में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये भी आपका डेल्टा ई मैक्स होता है। यहां से बेटा देखो एक छोटी सी चीज आपको और समझ में आई। कई बार ये पूछता है बताओ इनमें से फ्लाईव्हील कौन सी मशीन में यूज होता है, तो पंचिंग प्रेस में फ्लाईव्हील का इस्तेमाल करना होता है, किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है उसका भी रीजन है। तो अगर आप फ्लाईव्हील का यूज करते हो तो यूज ऑफ फ्लाईव्हील इन पीपी, ये पीपी क्या है, ये पीपी है पंचिंग प्रेस। सो यूज ऑफ फ्लाईव्हील इन पंचिंग प्रेस रिड्यूसेस द पावर ऑफ मोटर। तो जो भाई देखो कोई भी मशीन चला रहे हो तो मशीन चलाओगे तो भैया कहीं से कुछ उसको एनर्जी दोगे, तो एनर्जी देने के लिए आपको मोटर लगानी पड़ेगी। मोटर जितनी ज़्यादा पावर की लगाओगे उतनी ज़्यादा वो बिजली खाएगी। हम बिजली देना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भैया हम पावर कम दें, क्योंकि पावर देने में कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, पावर देने में कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी। तो फ्लाईव्हील का इस्तेमाल करके बेटा, फ्लाईव्हील का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, फ्लाईव्हील का इस्तेमाल करके हम मोटर में कितनी पावर रिक्वायर्ड है उसको क्या कर सकते हैं बेटा, उसको हम कम कर सकते हैं। आई होप ये बात समझ में आती है। आइए परफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लाईव्हील पंचिंग प्रेस में इस्तेमाल होगा और मोटर की पावर उससे कम होती है, क्लियर है। आइए अब एक चीज़ और समझिए जरा, एक चीज़ और समझिए। इसमें ये कॉमन टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए अगर मान लीजिए आपको कुछ इस प्रकार से टी थीटा डायग्राम दिया हो, अगर आपको कुछ इस प्रकार से कुछ टी थीटा डायग्राम दिया हो, देखो मान लीजिए आपको कुछ इस प्रकार से टी थीटा डायग्राम है आपके पास, ये है टी, ये है थीटा,
ठीक है। तो टी थीटा डायग्राम जैसे मान लो हम 4 स्ट्रोक इंजन का बनाया है तो लगभग ऐसा बनता है, ठीक है। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट, ठीक है। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट, ठीक है। तो अब बेटा ये आपका 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक बेटा, 4 स्ट्रोक इंजन। तो 4 स्ट्रोक इंजन का टी थीटा डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। तो अगर आपको किसी साइकिल में, ये पूरी एक साइकिल होती है, आपको पता है कि जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है वो क्रैंक के 2 रोटेशन में एक साइकिल को कंप्लीट करता है, ठीक है। क्रैंक जब 2 कंप्लीट रोटेशन लेता है यानी 0 से 2 पाई जाता है, फिर एक और रोटेशन लेता है, तब जाकर के आपका 4 स्ट्रोक में एक साइकिल खत्म होती है। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, ये आप जानते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, वर्क डन पर साइकिल, वर्क डन पर साइकिल इज इक्वल टू एरिया अंडर टी थीटा डायग्राम। कभी भी आपको टी थीटा डायग्राम दिया हो तो टी थीटा डायग्राम से के अंदर का एरिया निकाल करके, टी थीटा डायग्राम से एरिया निकाल करके आप क्या कर सकते हो, वर्क डन पर साइकिल निकाल सकते हो। और इस वर्क डन पर साइकिल को आप इक्वेट कर सकते हो मीन टॉर्क इनटू 4 पाई। भाई देखो इस केस में साइकिल 4 पाई तक गई तो आपने 4 पाई मल्टीप्लाई किया। अगर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन होता तो उसकी साइकिल जाती है 2 पाई तक, तो आप 2 पाई मल्टीप्लाई करते। तो टी मीन इंटू 4 पाई इज इक्वल टू, यहां से जो भी आपने वर्क डन निकाला है, तो यहां से बेसिकली क्या होता है, यहां से आपका टी मीन निकल के आता है। यहां से क्या निकल के आता है, यहां से आपका मीन टॉर्क निकल करके आता है। अंडरस्टूड बेटा। तो कभी मीन टॉर्क पूछे तो वर्क डन पर साइकिल को टी मीन इनटू साइकिल ड्यूरेशन से इक्वेट कर दीजिएगा, आपका मीन टॉर्क निकल करके आएगा। चलिए एक लास्ट फॉर्मूला फ्लाईव्हील के केस में, ठीक है। लास्ट फॉर्मूला फ्लाईव्हील के केस में, फ्लाईव्हील के केस में लास्ट फॉर्मूला कई बार आपको पूछता है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो अगर एंगुलर एक्सीलरेशन पूछे, अगर आपसे एंगुलर एक्सीलरेशन पूछे तो एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए आप t इज इक्वल टू आई अल्फा निकाल देना। आई क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप जानते हो, उसकी बात हमने कर ही ली है। t है आपका टर्निंग मोमेंट, क्वेश्चन में जो भी टॉर्क टर्निंग मोमेंट दिया हो उसके साथ आई इंटू अल्फा कर दीजिए, निकल जाएगा। क्लियर है बेटा। तो क्विकली फ्लाईव्हील में हम इतनी बात, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह देखोगे तो आपको इन्हीं बातों में से क्वेश्चन उठते हुए मिलेंगे, ठीक है। आइए अब बात करते हैं गवर्नर की। देखिए ये जो 3 टॉपिक है, सिंपल मैकेनिज्म सबसे ज्यादा आता है, फ्लाईव्हील आता है और गवर्नर आता है। सर गियर्स आते हैं, लेकिन गियर्स को मैं मशीन डिजाइन में ट्रीट करता हूं तो उसके लिए मशीन डिजाइन में जाएंगे हम। मशीन डिजाइन में जब ये वीडियो बनाऊंगा तो गियर्स वहां इंक्लूड करूंगा। तो अगर आप एसएससी जेईई सीबीटी 1 का सिलेबस देखेंगे तो बेटा तो यही टॉपिक कवर होते हैं। एक कैम एंड फॉलोअर होता है, वो छोटा टॉपिक है, वो खुद कर लेना, ठीक है। ज्यादा से उसमें क्या पूछता है, बेस सर्कल के बारे में पूछता है, टर्मिनोलॉजी में से क्वेश्चन आता है, तो टर्मिनोलॉजी में बेस सर्कल सबसे छोटा सर्कल होता है, ठीक है। और कैम के साइज को स्पेसिफाई करने का बेस सर्कल यूज होता है, एक ये क्वेश्चन आता है। एक पूछता है जंप क्या होती है कैम की, ठीक है, वो पढ़ लीजिए, ठीक है। एक होता है थ्रो ऑफ कैम क्या है, ठीक है। ये 3 चीजें अक्सर पूछी जाती है। और उसके बाद फॉलोअर मोशंस वगैरह के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें, वो छोटा टॉपिक है, वो खुद कर लेना है, ठीक है। आइए बात करते हैं गवर्नर्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, गवर्नर्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नर, कौन सा गवर्नर कौन से टाइप का होता है। तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शिया गवर्नर, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। इनर्शिया गवर्नर, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। हमको सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में कुछ बात करनी है। तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में फर्दर 2 टाइप से बढ़ते हैं, एक होता है पेंडुलम टाइप। तो पेंडुलम टाइप में कौन सा होता है, वॉट गवर्नर होता है। आपसे पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा टाइप जो है वो पेंडुलम टाइप है। तो पेंडुलम टाइप गवर्नर कौन सा है, वॉट गवर्नर। एक क्वेश्चन ये बहुत पूछता है। फिर डेडवेट टाइप, डेडवेट टाइप। तो डेडवेट टाइप जो होते हैं, डेडवेट टाइप जो होते हैं, ये होता है आपका पोर्टर गवर्नर एंड प्रोएल गवर्नर। 2 अलग अलग गवर्नर है, एक ही नहीं है कि समझ लेना कि पोर्टर एंड प्रोएल मिलकर के एक गवर्नर। एक होता है पोर्टर गवर्नर, एक होता है प्रोएल गवर्नर। और स्प्रिंग कंट्रोल्ड, स्प्रिंग कंट्रोल्ड। तो स्प्रिंग कंट्रोल्ड में कौन कौन से होते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल में होता है हार्टनेल, ठीक है।
हार्टुंग, विल्सन हार्टनेल एंड पिकरिंग। ठीक है, एक और होता है आपका, क्या होता है, थोड़ी जगह कम पड़ गई, यहां लिख देता हूं, एक होता है पिकरिंग। ठीक है, पिकरिंग। तो सबसे पहले क्वेश्चंस आपको ये पूछे जाते हैं। और एक और होता है, देखो एक ही डंडा लगा है, दूसरा क्या है, इनर्शिया गवर्नेंस। ठीक है, इनर्शिया गवर्नेंस की हमको बात नहीं करनी है फिलहाल। ठीक है, तो भाई देखो क्या है, आपसे पूछता है कि बताओ पहचानो इनमें से कौन सा पेंडुलम टाइप गवर्नर है, कौन सा डेड वेट गवर्नर है, कौन सा स्प्रिंग कंट्रोल है। तो ये पहचान आप कर लेंगे। पुराने समय में ग्रामोफोन्स यूज हुआ करते थे, तो ग्रामोफोन्स में गवर्नर यूज हुआ करता था, और वो कौन सा यूज हुआ करता था, वो होता था पिकरिंग गवर्नर। कई बार छोटा मोटा ये सवाल पूछ लेता है। अब थोड़ी एनालिसिस की बात। सबसे पहला वॉट गवर्नर, देखो सबसे पहला वॉट गवर्नर। अगर आप गवर्नर के क्वेश्चन देखोगे, देखो थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं जनरली गवर्नर के टॉपिक्स, तो यहां से न्यूमेरिकल थोड़ा कम आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल थोड़ा कम आता है, तो बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे, सीधे सीधे फॉर्मूला देखो, G इज इक्वल टू H इज इक्वल टू G बाई ओमेगा स्क्वायर, H इज इक्वल टू G बाई ओमेगा स्क्वायर। ये होता है वॉट गवर्नर का फॉर्मूला। H क्या है, H है हाइट ऑफ द गवर्नर। H क्या है, हाइट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, H क्या होता है, H होता है हाइट ऑफ द गवर्नर। ओमेगा क्या होता है, ये होती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बेटा, एक ये तरीका होता है फॉर्मूला देखने का। दूसरा, अगर आप G की जगह पे 9.81 रख दो, G की जगह पे 9.81 रख दो, और ओमेगा की जगह पे 2πn/60 रख दो, तो H इज इक्वल टू 895/n स्क्वायर आता है। और याद रखिएगा इसकी यूनिट मीटर में है। एक बार क्वेश्चन आ गया, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द वॉट गवर्नर, और बोला डेकामीटर में, बताओ डेकामीटर में। तो डेकामीटर मतलब क्या हुआ, 89.5 हो गया। भाई यहां से बाय डिफॉल्ट जो आपकी यूनिट आती है वो आती है मीटर में। गेटिंग माय पॉइंट बेटा, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लोगे। दूसरा क्या होता है आपका पोर्टर गवर्नर। देखिए इन दोनों के बीच में बहुत सारा कंपैरिजन करता है। पोर्टर गवर्नर, देखिए पूरी बात तो बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, केवल गवर्नर ही गवर्नर अपने आप में 4-5 घंटे लग जाता है। जैसा मैंने कहा, फिर से क्लेरिफाई करता हूं, पुराने साल के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भाई मिनिमम टाइम में अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या एक क्विक रिवीजन आप चाह रहे हो, तो उसमें अगर आप पीवाईक्यूज किए होंगे तो आपको पता है कि सर इन्हीं में से क्वेश्चन काफी आते हैं। तो पोर्टर गवर्नर का क्या फॉर्मूला होता है, H इज इक्वल टू G बाई ओमेगा स्क्वायर। एक पर्टिकुलर कंडीशन में m प्लस m अपॉन m, ये m क्या होता है, ये होता है मास ऑफ फ्लाई बॉल, मास ऑफ फ्लाई बॉल। और कैपिटल M क्या होता है, ये होता है मास ऑफ स्लीव। ठीक है बेटा, मास ऑफ स्लीव। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 895/n स्क्वायर स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। तो ये पोर्टर गवर्नर का एक स्पेशल कंडीशन में फॉर्मूला है। हमने फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दिया है और ऑब्लिक्विटी को हमने नहीं पकड़ा है, मतलब हमने k इज इक्वल टू भी 1 माना है। ठीक है, तो बेसिकली उन सब एजम्पशन में ये एक फॉर्मूला आ जाता है और 90% यही यूज होता है। तो अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इन दोनों का रेशियो पूछ लेता है। कहेगा बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द वॉट गवर्नर टू हाइट ऑफ द पोर्टर गवर्नर, या हाइट ऑफ द पोर्टर गवर्नर टू हाइट ऑफ द वॉट गवर्नर। तो रेशियो वगैरह आप लोगों से अक्सर पूछ लेता है। तो रेशियो वगैरह तो आप बता ही लोगे बेटा, रेशियो वगैरह तो आप बता ही लोगे, क्यों, उसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए अब आते हैं कुछ डेफिनेशंस पे, थोड़ी इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है डेफिनेशंस। तो एक बोलता है स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नर, और स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नर और आपको पहचानने को बोलता है कंट्रोल फोर्स डायग्राम से। देखो एक टर्म होता है स्टेबिलिटी, एक टर्म होता है सेंसिटिविटी। ठीक है, एक होती है आइसोक्रोनस, देखो ये 4 चीजें, आइसोक्रोनस, और एक होती है हंटिंग। ठीक बेटा, इनके बारे में, ये जो 4 चीजें हैं ना, इनके बारे में भर भर के पूछा जाता है आपसे। तो स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, देखो अगर गवर्नर की स्पीड बढ़े, अगर गवर्नर की स्पीड बढ़े उसका रेडियस बढ़े, अगर गवर्नर की स्पीड कम हो उसका रेडियस कम हो। ठीक है, आर क्या है, रेडियस ऑफ गवर्नर,
आर क्या है, रेडियस ऑफ गवर्नर। देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल आपको ये सब, आपका टाइम, मैं चाहता हूँ बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करूँ। अभी गवर्नर के बारे में मैं आपको 100 बातें बता सकता हूँ कि गवर्नर ये काम करता है, ये स्लीव है, ऐसा होता है, वैसा होता है, फिगर बना के दिखा सकता हूँ, फील करा सकता हूँ। लेकिन क्या ये अभी फील करने का समय है? 6 दिन बाद एग्जाम है, क्या ही फील करना है? अभी तो एग्जाम में नंबर लाना फील करना है, दैट्स ऑल। आइए, तो रेडियस ऑफ गवर्नर, तो अगर स्पीड बढ़ेगी रेडियस बढ़ेगा, स्पीड घटेगी रेडियस घटेगा, तो ये स्टेबल है, ठीक है, इसको आप बोलोगे स्टेबल। अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी स्पीड बढ़े तो रेडियस कम हो, स्पीड घटे तो रेडियस बढ़ जाए, तो इसको आप बोलते हो अनस्टेबल, इसको आप बोलते हो अनस्टेबल। आइसोक्रोनस क्या है? आइसोक्रोनस बेटा क्या मतलब होता है आइसोक्रोनस से? तो आइसोक्रोनस से बेटा, आइसोक्रोनस से हमारा मतलब है कि हमारा रेडियस बढ़ा घटा तो आपकी स्पीड कांस्टेंट रही, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट रही, ठीक है, ठीक है, तो इसको आप आइसोक्रोनस बोलते हो। देखो आइसोक्रोनस बनता है जब सेंसिटिविटी इनफाइनाइट होती है। सेंसिटिविटी क्या होती है? ये होती है इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट सेंसिटिविटी है तो गवर्नर के रेडियस चेंज होने से उसकी स्पीड में चेंज नहीं होता है। इस नेचर को आप आइसोक्रोनिज्म बोलते हो और ऐसे गवर्नर को आइसोक्रोनस बोलते हो। सेंसिटिविटी क्या होती है? देखो सेंसिटिविटी स्टेबिलिटी की अपोजिट होती है। तो अगर सेंसिटिविटी इन्फिनिटी है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है मैथमेटिकली। तो सेंसिटिविटी बेसिकली क्या है? आपको 2 स्पीड दी होंगी, तो 2 स्पीड मतलब रेंज ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड, यानी n क्या है यहाँ पे? n है आपका n1 प्लस n2/2। कई बार सेंसिटिविटी आपको निकालने को बोलता है। सेंसिटिविटी का क्या मतलब है? अगर इसको आप डिफाइन करें, एक आध बार इसकी डेफिनेशन भी पूछी गई है, तो एक्सटेंट ऑफ स्लीव मूवमेंट, एक्सटेंट ऑफ स्लीव मूवमेंट फॉर a given change of speed, given change of speed। अगर आपके गवर्नर की स्पीड में, अगर आपके गवर्नर की स्पीड में कुछ चेंज होता है, अगर आपके गवर्नर की स्पीड में बेटा कुछ चेंज होता है और उस चेंज की वजह से जो हमारी स्लीव की मूवमेंट होती है, तो जितना ज़्यादा स्लीव का मूवमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिवनेस होगी। अंडरस्टूड बेटा? उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिवनेस होगी। तो एक्सटेंट ऑफ स्लीव मूवमेंट फॉर अ गिवन चेंज ऑफ स्पीड इज व्हाट वी कॉल एज द सेंसिटिविटी। ठीक है, जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी उतनी कम स्टेबिलिटी। सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के मैथमेटिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हंटिंग क्या होती है? तो हंटिंग होती है, इसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है। देखिए क्या होता है, जब आप किसी गवर्नर की सेंसिटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ये अनडिजायरेबल सिचुएशन है। अगर हमारा टू सेंसिटिव है, टू सेंसिटिव मतलब सेंसिटिविटी इन्फिनिटी तो प्रैक्टिकली हो नहीं सकती, लेकिन गवर्नर की सेंसिटिविटी अगर बहुत ज़्यादा है तो उसमें हंटिंग होने लगती है। हंटिंग होने का क्या मतलब होता है? देखिए आपकी जो स्लीव होती है, अगर आप एक गवर्नर को देखें तो ये क्या होती है? ये होती है शाफ्ट ऑफ द गवर्नर, और यहाँ पे स्टॉपर्स लगे होते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए कहीं आपकी स्लीव है, ये क्या है? ये है स्लीव। ठीक है, तो ये जो गवर्नर की स्लीव होती है, जब हमारा गवर्नर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है बेटा, जब हमारा गवर्नर जो होता है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो हम बेसिकली यहाँ पे देखो इस तरीके से आपका गवर्नर का अरेंजमेंट होता है, ये फ्लाई बॉल्स लगे हैं। तो देखो क्या होता है कि आपका जो स्लीव होता है वो इन स्टॉपर्स के बीच में, ये क्या है? ये स्टॉपर्स है। स्टॉपर्स क्यों लगाए जाते हैं? आपकी गवर्नर की मूवमेंट को लिमिट करने के लिए। और स्लीव की इस मूवमेंट से होता क्या है? स्लीव की मूवमेंट से थ्रॉटल वॉल को कंट्रोल होता है। तो थ्रॉटल वॉल को कंट्रोल करके हम फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। तो गवर्नर क्या करता है? फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करके स्पीड को मीन स्पीड के पास मेंटेन रखता है। देखो बात समझना, गवर्नर क्या कहते हैं? इंटर साइकिल फ्लक्चुएशन को, मतलब जो एक्सटर्नल लोड के चेंजेस की वजह से स्पीड में चेंजेस हो रहे हैं उनको डील करेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करता है, तो ये जो स्लीव होती है इससे आपका एक थ्रॉटल कनेक्टेड होता है। तो स्लीव जब ऊपर नीचे जाती है तो थ्रॉटल ऊपर नीचे जाता है और फ्यूल की सप्लाई
कम या ज़्यादा होकर के आपकी स्पीड की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल मिलता है। तो अगर गवर्नर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उससे क्या होगा कि स्लीव अपनी मैक्सिमम मूवमेंट लेगी। मैक्सिमम मूवमेंट लेगी माने मान लो गवर्नर की स्पीड कम हुई, इंजन की स्पीड कम हुई, इंजन से गवर्नर की स्पीड कम हुई, तो जब गवर्नर की स्पीड बेटा आपकी कम होगी तो गवर्नर बहुत सेंसिटिव है, तो ये स्लीव जो है अपनी मैक्सिमम मूवमेंट लेकर के थ्रॉटल को पूरा ही ओपन कर देगी। जैसे ही थ्रॉटल पूरा ओपन होगा दुनिया भर का फ्यूल जो है वो आपका इंजन में जाएगा और बर्निंग हो जाएगी उसकी, तो स्पीड एकदम बढ़ेगी। स्पीड एकदम बढ़ेगी, गवर्नर भयंकर सेंसिटिव है। गवर्नर की भयंकर सेंसिटिविटी की वजह से क्या होगा कि स्लीव आपका जाकर के ऊपर वाले स्टॉपर से टक्कर खाएगा। तो बेसिकली जो स्लीव होता है वो नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर इतना ज़्यादा तेज मोशन करता है कि कभी वो नीचे स्टॉपर से टक्कर खाता है, कभी ऊपर स्टॉपर से टक्कर खाता है। तो ये जो स्टॉपर्स के बीच में बेटा आपकी टक्कर होती है, ये जो स्टॉपर्स के बीच में आपकी टक्कर होती है स्लीव की, ठीक है, इसको आप हंटिंग बोलते हो। और इससे होता क्या है, बहुत भयंकर वाइब्रेशन जनरेट होती है, और उस वाइब्रेशन से क्या होता है कि आपका गवर्नर कुछ ही देर में आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो हंटिंग एक अनडिजायरेबल सिचुएशन है, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात यहाँ पे होती है कंट्रोल फोर्स डायग्राम। देखिए पहचान कौन में या काफ़ी क्वेश्चन आपको इसको मिलते हैं। तो कंट्रोल फोर्स डायग्राम, तो सबसे पहली बात तो कंट्रोल फोर्स डायग्राम किन दो चीज़ों के बीच में बना होता है, ये होता है FC और R। तो ये जो FC होता है बेसिकली सेंट्रीपेटल फोर्स होती है, याद रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल नहीं, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स और रेडियस ऑफ गवर्नर, सेंट्रीपेटल फोर्स और रेडियस ऑफ गवर्नर के बीच में आपका जो डायग्राम बनता है, जो कर्व बनता है, उसको आप कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम बोलते हैं। और कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम बेसिकली आपको ये देखने में मदद करता है कि कौन सा गवर्नर स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है और कौन सा आइसोक्रोनस है। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले वॉट, पोर्टर एंड प्रोएल, तो पेंडुलम गवर्नर और आपके डेडवेट गवर्नर्स के लिए इसमें कर्व बनता है। तो जैसे मान लीजिए, देखिए क्या है, आपको पहचानने को बोलेगा, देखो FCR, तो कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए जैसे आपके पास एक कर्व है कुछ इस तरीके का, अब बताओ ये स्टेबल है, अनस्टेबल है, आइसोक्रोनस है। तो आपको क्या करना है, आपको दो लाइन खींच लेनी है, सेंटर से दो लाइन खींच लीजिए, सेंटर से दो लाइन खींच लीजिए, इसको आप बोलते हो स्पीड लाइन, इसको आप बोलते हो स्पीड लाइन। तो ये क्या है, स्पीड लाइन। तो मान लीजिए ये N1 है, ये N2 है। देखिए कितना सिंपल फंडा है, N1 है, ये N2 है, तो N2 जो है वो ग्रेटर देन N1 है। देखो जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब ये जो ग्रीन लाइन है वो इस कर्व को कहाँ कट कर रही है, वो R1 पे कट कर रही है, और ये जो व्हाइट लाइन है वो इस कर्व को कहाँ कट कर रही है, वो यहाँ कट कर रही है, मतलब R2। अब आप देखो स्पीड बढ़ने के साथ R2 भी R1 से ज़्यादा है, साफ पता चल रहा है भाई, R2 भी R1 से ज़्यादा है। तो जब R2 R1 से ज़्यादा है बेटा, जब R2 R1 से ज़्यादा है, तो क्या हम कह सकते हैं बेटा कि स्पीड बढ़ी रेडियस बढ़ा, स्पीड बढ़ी रेडियस बढ़ा, तो ये क्या है, स्टेबल है। तो कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम से, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम देख करके हमको ये पता चल जाता है, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम देख करके बेटा हमको ये पता चल जाता है कि हमारा गवर्नर कैसा होगा, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा दिया हुआ है, मान लीजिए इस तरीके का दिया हुआ है, तो इस तरीके का दिया हुआ है, तो बेटा क्या होगा, आपने एक लाइन इधर खींची, एक लाइन इधर खींची, ठीक है, एक लाइन इधर खींची, तो बेटा अगर इसके करस्पॉन्डिंग आप देखें तो ये है R1, ठीक है, और ये है R2, ये है R2। तो बेटा क्या पता चल रहा है कि स्पीड तो बढ़ रही है, रेडियस घट रहा है, तो ये क्या है, ये है अनस्टेबल। तो स्टेबल अनस्टेबल देखने का जुगाड़ आपको यहाँ से पता चलता है। तो गवर्नर्स जो होते हैं बेटा, अगर वॉट, पोर्टर और प्रोएल की बात करूं तो उसमें कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम से स्टेबल, अनस्टेबल, आइसोक्रोनस आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। आई होप इट इज फाइन टू एवरीवन। आइए अब बात करते हैं जरा स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर के लिए। देखिए इसका सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। तो स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर के लिए देखिए क्या होता है, इसमें कर्व नहीं होता, इसमें स्ट्रेट लाइन होती है। तो अगर हमारा लाइन ऐसा है,
ठीक है, मतलब इधर से बना हुआ है, देखो पहचानने में पूछता है। तो ये क्या होता है, इसका अगर मैं इक्वेशन लिखूं, इसका अगर मैं मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूं तो एफ सी इज इक्वल टू ए आर माइनस बी। ए और बी जो है वो कांस्टेंट होते हैं। तो ये किसके लिए होता है, अगर ऐसा कर्व दिया है तो ये बेटा स्टेबल है, ठीक है। अगर कर्व मान लीजिए आपकी वर्टिकल एक्सिस से है, वर्टिकल एक्सिस से है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है मैथमेटिकली, ये होता है ए आर प्लस बी। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अनस्टेबल, ये हो गया आपका अनस्टेबल। और आपका मान लीजिए सेंटर से है, तो सेंटर से क्या होता है एफ सी इज इक्वल टू ए आर। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका आइसोक्रोनस। ये हो क्या होता है, ये होता है आपका आइसोक्रोनस। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, इसका इक्वेशन हो गया एफ सी इज इक्वल टू ए इंटू आर। तो पहचान कौन में आते हैं, कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि तीनों कर्व बनाए हैं और पूछा है बताओ कौन सा स्टेबल, अनस्टेबल और आइसोक्रोनस है, और कई बार मैथमेटिकल इक्वेशन से पूछा गया है। गाइस देखिए भाई, आपको पता है कि भाई थ्योरी ऑफ मशीन कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट तो है नहीं, काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन इस सेशन में जो मुझे लगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी गई हैं, वहाँ से मैंने आपको ये सेशन बना करके दिया और इसमें मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की। तो अगर आप इस सेशन को पूरी अच्छी तरीके से देख लें और केवल कितना इतना पढ़ाया है उतना कर ले, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से एसएससी जेईई जो अभी आने वाला है सीबीटी 1 में उसमें हो जाएंगे, ठीक है। सो गाइस आई होप आप लोग को ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सो गाइस शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है, उसको आपको कमेंट में आंसर करना है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और आपको हेल्प चाहिए, मान लीजिए आप चाहते हैं कि क्वेश्चन सेशन किया जाए, जो भी आपको इच्छा है, जो भी आप हमसे चाहते हैं, आप चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं। सो गाइस दैट विल बी ऑल। माय नेम इज डॉक्टर उमा शंकर त्रिपाठी एंड हम मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।